नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान ने वो खेल खेला है कि सारे अरब मुल्क भी परेशान हैं कि क्या करें और क्या ना करें, और अमेरिका और इजराइल के तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। ईरान ने पहले से ही यह बात क्लियर कर दी थी कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है, अगर इजराइल और अमेरिका हमारे ऊपर हमला करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। अगर आप नक्शे में देखें, अगर आप मिडिल ईस्ट के नक्शे से परिचित हैं, तो बहुत पतला सा इलाका है। और आपको याद होगा जब जिनेवा में बातचीत चल रही थी, उसी समय ईरान ने रशिया और चाइना के साथ मिलकर एक नेवल प्रैक्टिस की थी। और उस नेवल प्रैक्टिस में मेन काम यह किया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, प्रैक्टिस के लिए बंद कर दिया था। दरअसल उसी समय ईरान ने यह पूरा प्लान बनाया कि कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया जाएगा। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, आप जानते हैं, ये बंद होने का मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट की तरफ जाने वाला सामान और मिडिल ईस्ट से बाहर निकलने वाला सामान दोनों बंद हो जाता है। 25% से ज्यादा दुनिया का तेल इसी रास्ते से आता है। और यह भी बता दूं कि मिडिल ईस्ट के देशों के लिए अनाज पानी जितना कुछ जाता है, वो सब भी यहीं से जाता है, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, साउथ एशिया से, बहुत सारी जगहों से इसी रास्ते से सामान जाता है। और इसको ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। कल एक खेल हुआ और वो खेल अपने आप में मजेदार था। मैंने पहले भी बताया है कि अमेरिका ने एक ट्वीट किया, अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ट्वीट किया कि हमारा एक जहाज वहां से निकल गया। जवाब यह मिला कि जो जहाज आपका निकला है वो किसी वीडियो गेम में निकला होगा, क्योंकि यहां से तो कोई जहाज निकलेगा नहीं। यहां तो पानी के नीचे हमने माइंस बिछाई हुई है, जो जहाज निकलेगा उसको उड़ा दिया जाएगा। कुछ जहाजों ने निकलने की कोशिश की तो उनका क्या हाल हुआ वो सारी दुनिया देख चुकी है। मर्सर्क, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जहाज से सामान पहुंचाने और ले आने वाली, उसने अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं कि हम फिलहाल कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। आपको याद होगा हूथियों ने जब रेड सी रोका था तो वो रास्ता भी मर्सर्क ने रोक दिया था। और एक और बात आपको बताऊं, ये जितनी जहाजें जाती हैं सबका बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है। तो अगर ये डूब जाए तो इनका इंश्योरेंस वापस मिलता है। लेकिन इस समय इन जहाजों का इंश्योरेंस करने के लिए कोई कंपनी तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि डूबना तो तय है और डूबेंगे तो बिना मतलब हमारा पैसा बर्बाद होगा। और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बिल्कुल शांत पड़ी हुई है, वहां से कोई गुजर नहीं रहा है। अब इस पर खेलते हुए तेहरान टाइम्स यह बताता है कि आईआरजीसी ने एक शर्त रखी है। आईआरजीसी आप जानते हैं, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, उन्होंने एक शर्त रखी है कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को तैयार हैं। अपने सारे अरब मुल्कों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को तैयार है। शर्त बस इतनी सी है कि आप अपने मुल्क के अंदर से इजराइल की एम्बेसी को बंद करा दीजिए और इजराइल के एम्बेसडर को निकाल दीजिए। यानी इजराइल के साथ जो रिश्ता आपने कायम किया है उस रिश्ते को तोड़ लीजिए, हम आपको अपना समझेंगे और यहां से आपको निकलने देंगे। ध्यान रखिए, अमेरिका का नाम नहीं लिया है। यह नहीं कहा है कि अमेरिका के एम्बेसडर को निकालो, अमेरिका के एम्बेसडर को मत निकालो, उसको रहने दो, अमेरिका से रिश्ते बनाए रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें इजराइल से है, इसलिए इजराइल से रिश्ते तोड़ लो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाएगा। अब बेचारे अरब मुल्क कैसे इजराइल से रिश्ता तोड़ लें, बहुत गहरे तक है। और दूसरा, इजराइल से रिश्ता तोड़ने का मतलब है अमेरिका की नाराजगी। अमेरिका की नाराजगी कैसे बर्दाश्त करें? इसलिए अरब मुल्क खामोश है, जाहिर है इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन ईरान ने अपना पत्ता फेंक दिया है कि या तो हमारी तरफ या तो इजराइल की तरफ। अगर इजराइल की तरफ हो तो यहां से तुम्हें निकलने नहीं देंगे और तुम्हारे इलाकों में जो अड्डे बने हुए हैं अमेरिका और इजराइल के, वहां लगातार हमला करते रहेंगे। कल बहरीन से एक वीडियो आया, बहरीन के ही एक बंदे ने, वहां के किसी जर्नलिस्ट ने वीडियो बनाकर डाला और दिखाया कि बहरीन में किस कदर तबाही हुई है, किस कदर अमेरिकी अड्डे ही नहीं खत्म किए गए हैं, बल्कि जहां जहां अमेरिका के सैनिक छुपने की कोशिश कर रहे थे वो सारी जगहें तबाह कर दी गई हैं, चाहे होटल में ठहरे, चाहे किसी घर में ठहरे। दरअसल बहरीन सबसे बड़ा अड्डा है वहां पर अमेरिका का। बहरीन एक ऐसा मुल्क है जो है तो अरब मुल्क, वैसे आपको शायद पता हो कि बहरीन एक जमाने में ईरान का हिस्सा था और शाह के जमाने में उसको अलग मुल्क बनाया गया था ताकि एक ऐसा मुल्क बन जाए जहां अमेरिका अपनी पूरी मनमानी कर सके, अमेरिका अपना पूरा अड्डा बना सके। और इसीलिए 80% शिया आबादी होने के बावजूद एक सुन्नी को वहां का शाह बनाया गया ताकि जनता के हिसाब से काम ना हो, काम अमेरिका के हिसाब से हो। तो उस बहरीन को सबसे जबरदस्त सबक सिखाया ईरान ने, बुरी तरह से तबाह बर्बाद किया। और ये एक मैसेज भी था बाकी अरब मुल्कों के लिए कि अगर इस तरह अमेरिका के लिए तुम अपनी जान देते रहोगे, अमेरिका के करीबी बनोगे, तो कल को तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है।
इजराइल में तो जो मिसाइलें बरस रही हैं और जो तबाहियां हो रही हैं उन पर तो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपने देखा होगा। लेकिन बहरीन के जिस कदर तबाही हुई है वो भी अपने आप में एक मजेदार कहानी है। इन सबके बीच हिंदुस्तान कहां है? आप जानते हैं नरेंद्र मोदी सबसे पहले गए और इजराइल में बाकायदा हिंदुस्तान इजराइल के साथ है ये सब घोषणा करके चले आए। उनको एक इनाम दिया गया जो उसके पहले किसी को नहीं दिया गया था और शायद उसके बाद भी नहीं मिलेगा। गले में पट्टे जैसा वो इनाम पहनाया गया उनको, और इस तरह से शायद वो पहले शायद क्या पक्के तौर पे पहले हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने इस तरह की जंग में एक तरफा रोल दिखाया, और वो भी ईरान के खिलाफ दिखाया जिसके साथ पुराने रिश्ते रहे हैं। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहे। खामनेई साहब के मरने के बाद कोई श्रद्धांजलि भी नहीं दी गई। बाद में विदेश सचिव को भेजा गया, कोई मिनिस्टर नहीं गया, विदेश सचिव गए जो साइन करके आए। परसों दिखाई दिया कि मुख्तार अब्बास नकवी गए, साइन करके आए। उसके बाद एक खबर आई, जयशंकर साहब ने लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री से हमारी बातचीत हुई है। अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी किया और इस बात को तस्लीम किया कि बातचीत तो हुई है। उस बयान को अगर गौर से पढ़िए तो ईरान ने बहुत प्यार से खेल खेला है। चाहता तो उस बयान में वो कड़ी बातें भी लिख सकता था कि आपने इजराइल का साथ दिया, खामनेई साहब के मरने के बाद श्रद्धांजलि भी नहीं दी, वगैरह वगैरह, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उसने बहुत प्यार से बात की है, अपनी सारी बातें कह दी हैं कि हमने ये बात कही कि अमेरिका और इजराइल ने जो किया है, जिस तरह से हमारे ऊपर हमला किया, हमारे रहबर को शहीद किया, वो काबिले मजम्मत है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। सारी दुनिया को उसकी निंदा करनी चाहिए, सारी दुनिया को उसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये बात ईरान कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तान ने मजम्मत नहीं की, वो ये कह रहा है कि मजम्मत करनी चाहिए थी। यानी ईरान हिंदुस्तान से ये उम्मीद करता था कि वो इस हमले की मजम्मत करे, लेकिन हिंदुस्तान ने मजम्मत नहीं की। डिप्लोमेसी में सारी चीजें लिखी नहीं जाती हैं, जो नहीं लिखा जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके बावजूद वो बयान कहता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। इसके बावजूद वो हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेशन की बात करता है, यानी वो हिंदुस्तान को पूरी तरह से खोना भी नहीं चाहता है। वो जानता है कि हिंदुस्तान की सरकार भले इस समय इजराइल के साथ खड़ी है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम का बड़ा हिस्सा, हिंदुस्तान का सारा विपक्ष और हिंदुस्तान के तमाम हक पसंद लोग आज भी ईरान के साथ हैं। उनका दिल ईरान के साथ धड़कता है, इजराइल के साथ नहीं। वो जानता है कि हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल तबका, हिंदुस्तान का आम इंसान और हिंदुस्तान का विपक्ष इस बात को गलत मानता है कि जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया और उसके सर्वोच्च लीडर को शहीद कर दिया। इसीलिए हिंदुस्तान से कोई दुश्मनी दिखाने की जगह उसने मोहब्बत में बात की, लेकिन अपनी बात पूरी की पूरी कह दी कि हुजूर आला, हमें उम्मीद थी कि जब हमारे ऊपर इस तरह से हमला हुआ तो हमारी 150 बच्चियों को मार दिया गया, एक स्कूल में हमारे रहबर को मार दिया गया, तो आप कम से कम इसकी मजम्मत तो करते। तो बहुत फाइन डिप्लोमेसी खेली है ईरान ने। हिंदुस्तान के साथ रिश्ते खराब भी नहीं करना है और अपनी पोजीशन बहुत साफ साफ बता देनी है। दरअसल मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार भी डिलेमा में है। इजराइल का समर्थन कराए, इनको लगा होगा कि इजराइल तो बस 2 दिन में जीत जाएगा, ईरान में सरकार बदल जाएगी और ईरान में जो नई सरकार बनेगी वो तो अमेरिका और इजराइल के सरपरस्ती में काम करेगी, तो हम ईरान की नई सरकार से भी रिश्ता बना लेंगे, इजराइल से भी रिश्ता बना रहेगा, दोनों हाथ हमारे घी में होंगे। नहीं मालूम था उनको कि जब दोनों हाथ घी में डालने की कोशिश करते हैं तो कई बार सर कड़ाही में चला जाता है। हो गया सब उल्टा। 4 दिन छोड़िए, 10 दिन हो गए जंग को। न जंग खत्म होने का नाम ले रही है, न ही ईरान कहीं हारने जा रहा है, बल्कि अमेरिका ने जो जो तसव्वुर किया था, जो जो प्लानिंग की थी, वो सब फेल हुई। न तो वहां पे सरकार बदली, न वहां जनता सड़क पर आई खामनेई साहब के खिलाफ, और ना ही सारे अरब मुल्क इजराइल के साथ मिलकर ईरान के दुश्मन हो गए। और तो और जो अमेरिका का सारा डिफेंस सिस्टम बना हुआ था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दुनिया भर में लोग अमेरिका के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, जंग बंद करने की बात कर रहे हैं, और जो अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन्होंने अभी इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि ये इस जंग में शामिल होंगे। इस तरह के संकेत बहुत सारे मिल चुके हैं कि इराक की जंग में जो गलती हुई थी वो गलती हम दोबारा नहीं करने जाएंगे, मतलब ये इस जंग में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान, या हिंदुस्तान क्यों कहूं, नरेंद्र मोदी सरकार पशोपेश में है।
देश के अंदर ऑयल का संकट शुरू हो चुका है। विपक्ष संसद के अंदर लगातार सवाल पूछ रहा है और ये सवालों से भाग रहे हैं। एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है पेट्रोल डीजल की भी कल समस्या किल्लत पैदा हो सकती है। और ऐसे में इजराइल अमेरिका से कहीं से कोई मदद मिलने वाली है नहीं। मदद मिलेगी भी तो ईरान से ही मिलेगी, अगर ईरान भारतीय शिप्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले और तेल आने दे। तो इजराइल के साथ ज्यादा दोस्ती का कहीं कोई फायदा मिलता तो दिख नहीं रहा है, नुकसान काफी मिल रहा है। शायद यही वजह है कि इतने दिनों बाद ईरान से बात की गई, अपनी तरफ से जरा सा हाथ बढ़ाया गया। हमेशा याद रखिए, जब दो पक्ष लड़ाई लड़ रहे हों तो किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने का कोई फायदा नहीं होता है, वो भी अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसी को छोड़कर, ट्रेडिशनल पॉलिसी को तोड़कर। आप देखिए, बड़े बड़े आर्मी के एक्सपर्ट्स, जनरल बख्शी जैसे लोग जो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बात करते थे, एडमिरल अरुण प्रकाश जो आज हमारे जितने भी जिंदा हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा डेकोरेटेड और सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाले एडमिरल हैं, ऐसे लोग, पी शिवशंकर मेनन जो विदेश सचिव थे हमारे और बड़े डिप्लोमेट दुनिया के माने जाते हैं, इनके इंटरव्यूज आप देखिए, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि भारत सरकार ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी डिप्लोमेसी का सत्यानाश कर दिया, जो हमारी ट्रेडिशन थी उसको तोड़ दिया। ये सारे लोग नाराज हैं अगर सरकार से। इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से इजराइल से दोस्ती उसी समय दिखाने का फैसला किया जिस समय जंग बिल्कुल होने वाली थी, वो एक गलत निर्णय था। ईरान ने अभी तक आपको दुश्मन घोषित नहीं किया है, ईरान ने अपने रास्ते खोले हुए हैं, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक पांव इजराइल में एक पांव ईरान में, यह भी तो मुमकिन नहीं है। जब तक आप इजराइल से इतनी मोहब्बत बनाए रखेंगे, ईरान से दोस्ती तो होगी नहीं। और मैंने पहले ही दिन कहा था कि फर्ज कीजिए इस जंग के बावजूद ईरान नहीं हारा, ईरान में सत्ता नहीं बदली, यही सत्ता चलती रही तो उसके मन में हमेशा के लिए यह ठेस रहेगी कि जब हम मुश्किल में थे तो हिंदुस्तान की सरकार ने जाकर इजराइल का हाथ थामा, हमारा हाथ नहीं थामा। इसके क्या रिपरकशंस होंगे इस पर हम आगे बात कभी करेंगे या आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो स्थिति यह दिखती है कि ईरान ने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बस इजराइल और अमेरिका 4 दिन में सब निपटा देंगे और ईरान में सत्ता बदल जाएगी, जनता सड़क पे आ जाएगी, वो सारी उम्मीदें ईरान ने तोड़ दी। और इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने जो जाकर इजराइल के अंदर दोस्ती का इजहार किया था, मोहब्बत का इजहार किया था, वो शायद उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। स्क्रीन पर आपको एक कोड दिख रहा होगा, QR कोड, उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी जो हमने लिंक दिए हैं उनसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम वो सच कह पाएंगे जो सच कहने में अच्छे अच्छों को डर लगता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।